हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे दूर तक फैले मैदानों को देखते होंगे। यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे पर्वतीय घाटियाँ, ढलान, इन सारी चीज़ों से रूबरू होंगे। ठीक है। रियल में क्या है कि हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी हैं। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा इनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, शैलें जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर भी होती हैं एवं जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। ठीक है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय जो निर्माण है, इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इनके द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण हुआ है तथा संशोधन हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत, क्या नाम है उसका? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है। ठीक है, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशन तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, तो किसकी वजह से होती है? सबसे पहले तो बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्लेट विवर्तनिक, ठीक है, एक थ्योरी है प्लेट विवर्तनिक की, जिसके कारण क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके द्वारा वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये सारी इन्हीं के द्वारा होती है। सामान्य तौर पे इन प्लेटों की गतियों को क्या कहते हैं, हमें देखना होगा। तो सामान्य तौर पे हम इन प्लेट की गतियों को इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है, एक है अभिसारित और दूसरा है अपसारित। तो इन्हें हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इनका निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट जाती हैं या फिर एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती हैं। अब देखें कि इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में क्या आया है? परिवर्तन आया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत की स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार से या इन्हीं गतिविधियों के कारण हुआ है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं कि क्या इसका है मतलब। ठीक है, तो सबसे पहला है अभिसारित परिसीमा। ठीक है, मैप में देखिए, सबसे पहला है अभिसारित सीमा, जिसमें ये एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और दूसरा वाला देख लेते हैं जो कि है अपसारी, जिसमें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और तीसरा है रूपांतरण परिसीमा, ठीक है, जिसमें से ये ऊपर से नीचे जा रही हैं। अब हम आगे देखते हैं, इस चित्र में एक बार देख लेते हैं। ये अंटार्कटिक प्लेट है नीचे। ठीक है, और प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट सीमा देखना है, निर्माणकारी प्लेट सीमा देखना है और अनिश्चित प्लेट सीमा देखना है। तो सब इसको आप अच्छे से देख लीजिए।
और जो ये बेल्ट आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा ये और ये वाला, तो ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं विनाशकारी प्लेट सीमा, ठीक है। और जो सिंपल वाला है इनको अलग अलग नामों से क्या कहते हैं, दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं। क्या कह रहे हैं, विश्व के अधिकतम ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पे स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन भूभाग या प्रायद्वीपीय भाग कह सकते हैं गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा था, ठीक है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र से या विशाल क्षेत्र में क्या क्या आता था, तो हम इसको देखते हैं। भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका, ये, ठीक है। तो संवहनी धाराओं ने भूप्रपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट कौन सी, गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, क्या नाम था उसका जिससे ये टकराई थी, तो नाम था उसका यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, उससे ये टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित क्या था, टेथित भू सन्नति अभिनति, ठीक है ना। तो ये एक सागर था जिसके अवसादी जो चट्टान थे वो वलित होकर के क्या हुए, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, ठीक है ना। तो वलन पड़ गया उनमें, और हमने पर्वतों के बारे में वैसे भी बात करी थी कि वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, ठीक है ना। अब बात करें गोंडवाना भूमि की, क्या है ये गोंडवाना भूमि, तो ये है विशाल प्राचीन पैंजिया का दक्षिणतम भाग, ठीक है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अब पैंजिया क्या था, तो सबसे पहले जैसे हम लोग अभी देखते हैं 7 महाद्वीप हैं टोटल, तो पहले क्या था कि ये 7 में नहीं था, केवल एक भूभाग था जिसको बोलते थे पैंजिया, ठीक है, जिसको बोलते थे पैंजिया। और उसके बाद में ये 2 भागों में विभक्त हुआ, डिवाइड हुआ, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड के नाम से और दूसरा नीचे वाला गोंडवाना लैंड के नाम से, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आज वर्तमान स्वरूप में हम देख रहे हैं तो 7 महासागर है, 7 महाद्वीप है हमारे सामने, लेकिन पहले ये क्या था, एक ही इसका एक भूभाग था बड़ा सा जिसको बोलते थे पैंजिया। तो उसका दक्षिणतम भाग है गोंडवाना लैंड और जो ऊपर वाला है ना उसको अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि टेथिस के हिमालय के रूप में उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक बड़ी सी द्रोणी उसका निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस की सीरीज होती है लास्ट में प्रैक्टिस सेट में उनमें इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम जो आपके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन थे उनका सीरीज भी बनाया था, लेकिन वो वीडियो ही ऐड नहीं हो पाया था, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों में या उनसे निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, ठीक है ना। मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो जब टेथिस सागर था जिसमें वलन पड़ा और हिमालय बना, तो उनसे जो नदियाँ निकलती थी वो अपने साथ अवसाद लेके जा रही थी, ठीक है, जा रही थी और फिर क्या हुआ कि एक द्रोणी थी ना, तो वो भरती चली गई, वो द्रोणी भरती चली गई और वही मैदान के रूप में विकसित हो गया। आगे देखते हैं इसको। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। कैसे पता है, देखिए ना कि उत्तर में अगर आप देखते हैं तो बर्फ पड़ती है, दक्षिण में देखते हैं तो बारिश होती है, आर्द्रता रहती है, बीच में देखते हैं तो गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से भौतिक विभिन्नताएं बहुत है, ठीक है। तो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इस भूमि का एक बहुत ही इसे जो है भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, किंतु क्या हुआ कि हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। आगे देखते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, नवीनतम है, ठीक है ना। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है।
जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, ठीक है ना, ये सारे हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ के निक्षेपों से बने हुए हैं, अभी बात की थी। इसके बाद में अगर हम देखें, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरी शैलों से कम ऊंची पहाड़ियां एवं चोटी घाटियों से बना है, चौड़ी घाटियों से बना है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट देखने को मिल गया, जो उत्तरी मैदान है वो निक्षेपों से बने हुए हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे, मेंस की राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मुख्य भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में हम देख लेते हैं, बहुत समझना इसको अच्छे से क्योंकि इसी से प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। और जो भी आपके दोस्त इसको जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको खुद से एनसीईआरटी पढ़ने से टाइम बच जाए और वो इस वीडियो को सुन लें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पामीर की नॉट, ठीक है ना, पामीर की ग्रंथि हम इसको सुन रहे थे बहुत बार। तो पामीर की जो नॉट है वो यहाँ पे है हिंदकुश और ये है कुनलुन श्रेणी, ठीक है ना। तो पामीर की नॉट है ऊपर और नीचे है कुनलुन और हिंदकुश। तो इसके बाद में हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ये है काराकोरम श्रेणी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे K2 लिखा हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर है लद्दाख और है जास्कर। तो इसका क्रम भी याद करना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके जस्ट नीचे है आपकी क्या कहते हैं शिवालिक श्रेणी। और इसके बाद में इसी प्रकार से इनका क्रम है। और हम भी इनके अंदर और देखेंगे बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से हमें हिमालय के भाग भी देखने हैं। तो जितना इसमें दिया हुआ है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। और हिमालय कहाँ से स्टार्ट है पूरा, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ये नीचे, ठीक है ना। तो ये पूरा ज़्यादा है। और ये आप जो देख रहे हैं ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो ये भी हिमालय का ही एक उठा हुआ भाग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सुलेमान श्रेणी है आपकी। जब आप क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सारी किरथर है, सुलेमान है, ये सारी चीज़ें आपको दिखते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर भारत में देखिए गारो खासी जयंतियाँ क्रमशः हैं और इनका एग्जाम में क्रम भी आ जाता है, ठीक है ना। और किस पर्टिकुलर स्टेट में है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इधर है बूमला, ठीक है, ये है बूमला। फिर है कंचनजंगा, उसके जस्ट साइड में है एवरेस्ट। तो दोस्तों ये पर्वतों का भी क्रम बहुत अच्छे से पूछते हैं ये लोग, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नामचा बरवा, ठीक है, ये ऊपर है। फिर यहाँ पे चार पहाड़ियाँ और है क्रमशः, डफला, मिरी मिसमी, अबोर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इस वाले हिस्से में। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिजो पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे पीसीएस या किसी भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना, तो वो सब में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर बुक हो तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मिनट पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ध्यान से देखिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये हैं आपके 6 भाग, ठीक है। भौगोलिक आकृतियों को विभाजित किया गया है और ये हैं 6 भाग आपके। तो हम इन 6 भागों को अभी देखते हैं। हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए वलित का मतलब क्या है, वलन पड़ गया, ठीक है ना, वलन पड़ गया, वलन से ये बना हुआ है। एक एग्जाम्पल दिया था क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ये वलन से बना हुआ है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है और क्या है, युवा है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय क्या है, युवा है या बूढ़ा हुआ हिमालय है, जैसे अवसाद, जैसे अरावली का है ना वो, तो इस प्रकार से देखें तो युवा है वो हिमालय पर्वत, जिसका आज भी धीरे धीरे विकास हो रहा है, यानी कि उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के, ठीक है, मैप में देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं एक मिनट,
कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये? तो ये स्टार्ट होती हैं पश्चिम और पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से होकर के, यहाँ से सिंधु नदी, ठीक है ना, यहाँ से होकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं, ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं, ठीक है ना। और हिमालय विश्व की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अब देखें कि ये 2400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, 2400 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली है, 2400 किलोमीटर क्षेत्र में। और इसका आकार कैसा है? तो ये अर्धवृत्त है, आधा आधा वृत्त, ठीक है ना, कुछ धनुष आकार की है इसकी, थोड़ा ध्यान रखें इसको। तो ये है अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। इसकी चौड़ाई कश्मीर में ज़्यादा है और जैसे जैसे ये आपका पूर्वी साइड में जाता रहता है तो इसकी चौड़ाई में कमी आती है। तो यहाँ की अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो ये है आपकी 400 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में आते हैं तो इसकी चौड़ाई में कमी आती है और ये 150 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने इसको चित्र में देख लिया है। अब हम देखते हैं इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है, इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई, हाँ बिल्कुल सही है, अधिक है। आप ध्यान रखें कि जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है तो हिमालय में ही, तो वो किस हिस्से में है आप बताइए जरा। यहाँ ये है पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और ये है पूर्वी हिस्सा, तो हिमालय के किस हिस्से में एवरेस्ट है? तो एवरेस्ट जो है वो पूर्वी हिस्से में है। इसका मतलब साफ है कि जो पूर्वी भाग है वो अधिक ऊंचा है, ठीक है, और अधिक डाइवर्सिटी है, अधिक विविधता है। पूरे के पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है, 3 भागों में हिमालय को बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को, रुकिएगा आप चित्र में देखते हैं जरा, यह है चित्र और इसमें विभिन्न प्रकार की जो है भारत की पहाड़ियों को भौगोलिक जो वितरण है उसको दे रखा है। तो इसके जो है इसके सबसे उत्तरी भाग में जो श्रृंखला है उसको महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो महान, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना, कराकोरम वगैरह। तो यहाँ के जो ऊपर वाला भाग है ये ट्रांस हिमालय में आता है। इसके बाद में जो आता है वो हिमाद्री है, ठीक है। और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है कौन सी? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री, 3 नामों से इसको जानते हैं। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। तो कौन कौन से इसके मुख्य शिखर आते हैं? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। इसमें कौन कौन से शिखर आते हैं? तो माउंट एवरेस्ट आता है। अब आप लोकेशन देख लीजिए इसी मैप में, देखिए और बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आता है जो कि नेपाल में है और कुछ कुछ ये इस साइड में आएगा, ठीक है, ये इस साइड में आएगा माउंट एवरेस्ट, सिक्किम के पास में ही पड़ता है। फिर एक कंचनजंगा है, ठीक है, जो सिक्किम में है। इसके बाद में आता है मकालू, ठीक है, मकालू के बाद आता है आपका धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुड़ला मंदाता, ये सारे, ठीक है ना, ये सारे जो है आपके इसी श्रेणी में आते हैं। इसको बोलते हैं हिमालय श्रेणी, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बेसिक इनमें और देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। महान हिमालय के वलय की प्रगति असममित है, ठीक है ना। तो हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। पूछते हैं ना कि हिमालय के जो भाग हैं उनको उनका जो क्रोड है वो किसका बना हुआ है? तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी मतलब हमने पहले भी बताया था कि ऐसी नदियां जो बर्फ पिघलने से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कवर कर लिया बिल्कुल अभी अभी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम भारत में है, मकालू नेपाल में है। तो ये प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी कि गुड़ला मंदाता की चोटी कहाँ पे है, भारत में है या फिर नेपाल में है, नामचा बरवा भारत में है या फिर नेपाल में है ना, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। आगे देखेंगे कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम।
ज्ञात करने हैं हमको, ठीक है ना। हम हिमानी एवं दर्रों के नाम हमें ज्ञात करने हैं। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो ये वर्क है, ठीक है ना, इसको आप देखेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं, ध्यान से सुनिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतया अत्यधिक संपीडित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है ना, ये संपीडित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के करीब है और जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला, ठीक है, जो कि सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मैप में आपके पास जो एटलस होगा उसमें आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को ढूंढ लीजिएगा। तो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो हमने देख लिया क्रम से। पीर पंजाल की श्रृंखला कहाँ है, तो यहाँ कहीं है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे मिलते हैं हमें। आगे देखेंगे। देखिए, ये है हिमालय पर्वत। एटलस में या एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखनी है। उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ पे ये स्थित है। ठीक है ना, तो आप एटलस में देखेंगे ये वर्क है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, सबसे बाहरी। ठीक है ना, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी है। ठीक है, अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, जिन्हें निम्न हिमांचल या शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। इस उत्तर दिशा के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए देखेंगे कि सतलुज, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीसीएस का पेपर या आरओ का पेपर देने गए थे तो उसमें इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। सतलुज एवं सिंधु के बीच का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हिमालय के सतलज एवं सिंधु के बीच का जो है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसके बाद काली तथा तीस्ता तक देखें तो नेपाल हिमालय, और तीस्ता तथा ये जो दिहांग नदियां हैं असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। इनको बहुत ध्यान से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता करना है, इनमें इन्होंने वर्क दिया आपको। ठीक है, आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अब ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा कि अगर पूर्वी सीमा जो है ब्रह्मपुत्र बना रही है तो पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाएगी? कौन सी नदी बनाएगी? सिंधु नदी। ठीक है, दिहांग महागढ़ जिसको बोलते हैं गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्व की भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ठीक है, इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को अवसादी शैल हैं जो उससे बनी हुई हैं। ठीक है, ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो शिवालिक है वो अवसाद से बना हुआ है। ठीक है, बड़े बड़े बजरी, कंकड़, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है, और जो ऊपर वाला सिस्टम है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। आगे देखेंगे, ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं उनसे बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं, बहुत सारे जंगल यहाँ पे होते हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। अब देखते हैं पूर्वांचल में तो कौन कौन सी है क्रमशः हमने अभी बात की थी। जैसे मान लीजिए ये हमारे 4 राज्य हैं। एक है आपका मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर है, ये नागालैंड है। इसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका है पटकाई, नागा, मिजोरम एवं मणिपुर। ठीक है ना, तो ये कुछ पहाड़ियाँ क्रमशः हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरी मैदान। चैप्टर काफी बड़ा है ये वाला। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, ठीक है ना। कौन कौन सी नदियां? तो एक है सिंधु, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में, ध्यान से सुनिए, हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप होता गया, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे है। ध्यान रखेंगे, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। समृद्ध मृदा आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि एक फैक्ट और देख लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका एक द्वीप है, ठीक है, माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप है, ठीक है ना, नदी द्वीप है जहाँ पे लोगों का निवास है। ये एक फैक्ट था। आगे देखेंगे, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं, यानी कि अपने साथ अवसाद लेके आ रही हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या है? कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। इन धाराओं को क्या कहते हैं? तो वितरिकाएं कहते हैं। दोयाब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है ना। दोयाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब यानी कि पानी। आब माने होता है पानी, स्पीच जा रहा है, ठीक है। तो आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है 5 तथा आब का मतलब होता है पानी। अब देखते हैं कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान में बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। फिर देखिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ध्यान रखें ये हिमालय से निकलती हैं, ठीक है ना। मैदान के इस भाग में दोयाबों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। तो यह उत्तरी भाग के भारत के राज्यों जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैदान का चित्र दिया है, आप देख लें इसको। इसके बाद में उत्तरी मैदानों की संख्या सामान्यतया इनके उच्चावचों में बना, फिर से देखिए, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतया इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, ठीक है। यह सही नहीं है। इन मैदानों की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनमें भी विविधता है, ठीक है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? ठीक है, नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर में चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निर्माण करती हैं या गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। देखिए 4 भागों में बांटा है मैदान को, इसको बहुत ध्यान से देखिए, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे, पहला नाम है भाबर, ठीक है ना। भाबर है और सभी सरिता इस भाबर पट्टी में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। क्यों विलुप्त हो जाती है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है, बड़े बड़े से कंकड़ है, खूब बड़े बड़े से, जिनमें नदियाँ बहती तो है, दिखती नहीं है, बस सुनाई देती हैं, ठीक है। ये सरिताएं क्या होती हैं? इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं जब नदियों में पुनः निकल कर आती हैं तब ये नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात करें। कहाँ पे ये स्थित है? ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? यूपी में है, ठीक है। इसके बाद में उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है पुरानी जलोढ़ का बना हुआ है। आप लोग को पता है कि जो पुरानी जलोढ़ होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से या भाबर के नाम से जाना जाता, क्या कहते हैं इसको? भांगर या फिर बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की
मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। मैं आज एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हमने ये सब देख लिया है। मैदानी भाग के 4 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हम एक बार जल्दी जल्दी से उसको देख लेते हैं शॉर्ट में बिल्कुल। तो देखिए, जो शिवालिक होता है उसी के गिरिपाद में एक होता है भाबर क्षेत्र। नदियां वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलीन हो जाती है, आवाज़ सुनाई पड़ेगी मगर नदियां नहीं दिखती। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर खूब बड़े बड़े होते हैं उनमें। ये वहाँ से होते हुए जैसे ये बाहर आती हैं तो ये तराई क्षेत्रों में आती हैं। तराई के बाद में आता है बांगर, जिसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं। फिर आता है खादर, जिसको नई जलोढ़ कहते हैं। उपजाऊ सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो ये नई जलोढ़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल, हमने इसको पहले भी बात करी थी 6th क्लास के चैप्टर में, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। किससे किससे बना हुआ है, क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित, 3 चीज़ों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना हुआ है। ठीक है ना, यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूमि बात करी थी, पेंजिया के 2 हिस्से हो गए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, तो इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है ना, नर्मदा नदी के उत्तर में हर चीज़ मैप अगर दिमाग में रहेगा, मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली तो नर्मदा नदी है, उसी के उत्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। सॉरी, ठीक है, तो पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा जो पथरीले मरुस्थल है उनसे मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियां कवर करेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। इस प्रकार ये इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाही छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। सब कुछ देखेंगे हम, कहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, कहाँ पे मालवा पठार है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है ना, त्रिभुजाकार है भूभाग। कैसे है, जब ये ऊपर आया था तो कुछ इस प्रकार का था और यहाँ पे एक गर्त था, ऊपर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया और ये सारा भर दिया गया अब निक्षेपों से आके, तो ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का। तो इसके बाद में देखेंगे तो उत्तर में इसके चौड़े आधार का सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ी, ये सारे मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर हमें इन सारी चीज़ों को देखना है, अभी देखेंगे। तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा है तथा पूर्व में कम ढाल वाला है। तभी आप ध्यान रखेंगे कि जो भी नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, जो भी नदियां हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेघालय कहते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार। अच्छा, आप सोचते होंगे कि जैसे एक मैप, मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ ये एक मेघालय का पठार है ऐसे करके, तो ये मेघालय का पठार है, फिर यहाँ से ऐसे भारत है, यहाँ पे तो बांग्लादेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं है वो, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नदियाँ जा रही है ना, तो वो इसी का भाग था, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग था और वो कट छट गया है पानी नदियों के जाने से। अब देखते हैं, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ पे है, मेघालय में है, जिसको उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, या एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, भ्रंश के द्वारा, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, अभी मैप में भी देखा था, ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत, इसको मैप में देखेंगे। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जाता है, किंतु जो पूर्वी है वो कड्डे छटे हैं, ये हमने अलग से बताया। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 जो घाट है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है आपका
केरल में सिचुएटेड है। ठीक है, आगे देखेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। यही कारण है कि नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती हैं। ये ऊंचे हैं, काफ़ी सतत हैं, कटे फटे नहीं हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट होते हैं वो कटे छटे हैं काफ़ी, और नदियों ने यहाँ इनको काट दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, यानी कटे छटे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया, ये हमने पहले बताया। अब देखिए, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, और हम आगे देखेंगे। फिर इस भाग के शिखर जो है ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी है 2695 मीटर, डोडाबेट्टा है। ठीक है, फिर पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1500 ये जो है मीटर है। फिर पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ हैं, और उडंग जो मंडलम है जिसे ऊटी के नाम से जानते हैं, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पे है? तो उडंग जो ऊटी के नाम से जिसको जाना जा रहा है ये है कर्नाटक में। अब कोडाईकनाल कहाँ पे? शायद तमिलनाडु में, इसको देखना पड़ेगा। फिर जो महाद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, काली मृदा है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी से हुई है। इसके जो शैल है वो आग्नेय शैल है, और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ में अपर्दन होता चला गया है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हो गया। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पे स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित तथा खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एवं तरंगित मैदान है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रति 150 जो मिमी है से भी कम वर्षा होती है। ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, तथा वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। ठीक है ना, बालू में पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण समुद्र तक नहीं पहुँच पाते हैं क्या नदियाँ। तो लूनी नदी जो है ना वो ही एक ऐसी नदी है जो बड़ी है इस क्षेत्र में। अब देखिए बरकान के बारे में तो प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि बरकान क्या होते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। बहुत ध्यान से इसकी शब्दावली को ध्यान रखेंगे। अब इसका जो विस्तार है अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भारतीय मरुस्थल देख लीजिए, यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, लेडीजें जा रही हैं पानी लेके। ठीक है, यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। आप लोग जाइएगा भारत दर्शन के लिए जैसलमेर में। ठीक है, तो देखेंगे। अब आते हैं तटीय मैदानों में। ठीक है, कोस्टल रीजन्स में आते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, ठीक है, तो यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अरब सागर किस तरफ है? इस साइड में। लक्षद्वीप यहीं इसी में है। फिर इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है भारत। इस प्रकार से कुछ याद रखेंगे। तो ये पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं जल्दी से। कोंकण, बहुत ध्यान से इस शब्दावली को देखेंगे। कोंकण ये पेपर में आ जाता है। तो कोंकण जो है मुंबई तथा गोवा के पास, और जो मध्य भाग है उसको कन्नड़ का मैदान कहते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में भी कुछ मैदान है। तो इसमें उत्तरी सरकार जो है सबसे ऊपर वाले को कहते हैं, और दक्षिणी भाग कोरोमंडल को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, तो कोंकण सबसे पहले जो है ऊपर वाला भाग है मुंबई तथा गोवा का, तो उसको कोंकण कहेंगे। मध्य भाग को कन्नड़ कहेंगे, और जो दक्षिण वाला उसको मालाबार कहेंगे। और ये वाला उत्तरी सरकार या फिर उत्तरी सरकार ही बोल दो इसको, और जो नीचे वाला है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बड़ी नदियाँ जैसे महानदी है, गोदावरी है। ठीक है, ये देखिए कोस्टल जो रीजन्स है उनका पिक्चर यहाँ पे है।
तो जो महानदी है, गोदावरी हैं, ये नदियां हैं जो कृष्णा तथा कावेरी, ये सारे जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा के महानदी डेल्टा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आप पहले भी देख चुके हो कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन समूहों को पहचान सकते हो? बिल्कुल हम पहचान सकते हैं। तो द्वीप का देख लीजिए, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप है। इसकी स्थिति हम लोगों ने देख ली है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। 1973 में, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाएगा शायद, तो इनको हम देख लेंगे फिर भी। तो 1973 में जो है इनका नाम बदला गया था। अब ये 32 वर्ग किलोमीटर छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है और जो कवरत्ती है वो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप मनुष्य का, जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, और यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिटली द्वीप जहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाली खाड़ी में देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमें एक द्वीपों की संख्या फैली नजर आती है। इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ठीक है, यह द्वीप जो समूह है आकार में बड़े, संख्या में बहुत ही बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटे हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि इस द्वीप समूह जो है निमज्जित पर्वत श्रेणियों का एक शिखर है। मैंने बोला था ना हिमालय नीचे जाता है, तो ये उत्थान हुआ इनका, तो ये उसी का, ये हिमालय का एक भाग है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त के समीप है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में समान लगभग बांटती है। उसे जस्ट नीचे आती है विषुवत रेखा बीच में, और सबसे नीचे आती है मकर रेखा। इसको ध्यान रखिए, ये मेन जो है अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त के समीप है तथा यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। ये है प्रवाल। प्रवाल क्या है? पॉलिप होते हैं, कम समय तक जीवित रहते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आया भी था एक बार कि ये जो होते हैं कितने पानी, ठंडे पानी में रहते हैं या गर्म पानी में रहते हैं। तो पहले तो ये छिछले जल में रहते हैं, दूसरा ये गुनगुने जल में, यानी कि गुनगुने जल में रहते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रवाल स्त्राव तथा प्रवाल अस्थियां आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। अब उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी जो पर्वत है जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। ठीक है, ये निष्कर्ष आ रहा है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। अब बातें पठारी भाग में, तो ये खनिजों के भंडार है। ठीक है, फिर जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। इसके बाद में तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। फिर इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की ओर अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में यहाँ से एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जो 3 साइड से घिरा होता है तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और जो द्वीप होते हैं वो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तटों के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का नाम बताना है जो संयुक्त नाम होता है। तो हिमाचल बोलेंगे नहीं, उत्तराखंड बोलेंगे नहीं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, पूर्वांचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी जो तटीय पट्टी है उसको क्या बोलते हैं? तो महाराष्ट्र और गोवा मिला के कन्नड़ तट था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है इसको क्या बोलते हैं? तो पूर्वी में तो एक ही है 1500 मीटर में, महेंद्रगिरी। ठीक है, अब आते हैं अति लघु प्रश्न उत्तरों पे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं। तो भूगर्भीय प्लेटें हैं क्या?
3 तरह की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और जो क्षितिज में ऊपर से नीचे आती जाती हैं। और इन्हीं के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से जो भू क्षेत्र होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो कौन कौन से क्षेत्र थे जो क्या कहते हैं कि गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे। अगला प्रश्न है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताने हैं। उत्तर से दक्षिण में इनका जो है क्रम पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो महान हिमालय है, या ऐसे बोल दें कि उत्तरी भाग, मध्य भाग एवं दक्षिणी भाग है। तो महान हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और सबसे ऊपर वाला ट्रांस है, उसको छोड़ दीजिए, वो सबसे ऊपर वाला जो है वो ट्रांस हिमालय है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो यहाँ पे मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उन द्वीपों के नाम बताने हैं जो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, अमीन द्वीप है, या टोटल एक नाम है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे कुछ बांगर और खादर में अंतर, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर, अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटों में अंतर। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा है, इनको आप बिल्कुल कर लोगे। फिर क्वेश्चन है कि बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो कैसे हुआ हिमालय का निर्माण, ये भी अभी हमने क्लास में पूरा डिस्कस किया है, तो इसको तो आप बता ही लोगे। फिर है कि भारत के भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उच्चावचों में अंतर पूछ रहा है। फिर भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन पूछ रहा है। तो ये सारे हैं, इन्हीं से आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और आपको और कुछ भी जो है स्पेशल नहीं करना है। आप इन्हीं से जो है अपना राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करिए। जो नए बच्चे हैं तो उनको इसी में 50-50 शब्दों में लिखिए उसको अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर हमारा पूरा हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। शुभकामनाएं, जय हिंद।